हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र इसे कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे परिसंचरण तंत्र का, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो हम जानें हमारे शरीर में किस प्रकार से पचे हुए भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो परिसंचरण तंत्र में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भोज्य पदार्थों का और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और अमोनिया का किस प्रकार से परिवहन होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हम समझते हैं बात एक एग्जाम्पल लेकर के, उदाहरण के साथ। जैसे मान लेते हैं कि कोई मोटर की टंकी हो, यानी गाड़ी कोई टंकी है। जैसे हमारी कोई गाड़ी की टंकी है, हमारी गाड़ी की टंकी है। इसमें हम कितना भी तेल डाल दें या पेट्रोल भर दें, इसमें हम कितना भी पेट्रोल भर दें और इंजन दूर हो, इंजन यहाँ पर है हमारा, मान लेते हमारा इंजन है। हम गाड़ी की टंकी में या मोटर की टंकी में कितना भी पेट्रोल भर दे और इसको यानी टंकी और इंजन को जोड़ने के लिए कोई पाइप व्यवस्था ना हो, तो यह हमारा टंकी और इंजन बेकार रहेगा। यानी टंकी और इंजन को जोड़ने वाली कोई पाइपलाइन व्यवस्था ना हो, ये ना हो तो क्या होगा, इस पेट्रोल का कोई महत्व नहीं होगा। उसी प्रकार से जंतु शरीर में भी, किसमें, जंतु शरीर में भी, जंतु बॉडी में, जंतु शरीर में भी आहार नाल में भोजन को पचाने एवं श्वसनांगों में भोजन को पचाने, यानी आहार नाल में आए हुए भोजन को पचाने और श्वसनांगों में यानी फेफड़े में वातावरण की वायु से ऑक्सीजन, वायु में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी ना, यानी कि वातावरण से आए हुए श्वसनांगों में ऑक्सीजन ग्रहण करने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा, जब तक कि पचे हुए पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन, पचे हुए पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन गैस को इन अंगों से, यानी कि हमारे आमाशय से यानी आहार नाल से और फेफड़े से, आहार नाल में हमारा क्या होगा, पोषक पदार्थ होगा और फेफड़े में हमारा O2 गैस होगी, यानी ऑक्सीजन गैस होगी। इन अंगों से, यानी हम कह सकते हैं कि आहार नाल से और फेफड़े से शरीर को या शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाने की व्यवस्था ना हो। एग्जाम्पल क्या बताए, यदि हमारी टंकी हो कोई मोटर की और कोई इंजन हो, इसमें कितना भी पेट्रोल डाल दे तब तक यह कार्य नहीं करेगा जब तक कि टंकी और इंजन को जोड़ने वाली पाइपलाइन व्यवस्था ना हो। उसी प्रकार से प्रत्येक जीवों में भी आहार नाल में कितना भी पचा हुआ भोज्य पदार्थ रखा हो और वातावरण से कितना भी ऑक्सीजन आया, गैस आई हो, वह तब तक हमारे उपयोग में नहीं होगी जब तक पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन को
इन अंगों से कोशिकाओं तक पहुंचाया न जाए, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र को परिभाषा कर किस प्रकार देंगे? जंतु शरीर में, देखते हैं इसको परिभाषा देखते हैं इसके बाद। जंतु शरीर में जंतु शरीर में एक तरल के माध्यम से पूर्ण शरीर में संतुलन बनाए रखने हेतु यानी बनाए रखने के लिए पाइपलाइन कह सकते हैं पाइपलाइनों का एक विस्तृत तंत्र होता है। विस्तृत तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या बताया गया? जंतु शरीर में एक तरल के माध्यम से पूर्ण यानी संपूर्ण शरीर में संतुलन बनाए रखने हेतु पाइपलाइनों का एक विस्तृत तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या बताया गया? स्पष्ट बात है कि जंतु शरीर में एक तरल यानी कि जिसमें बहने का गुण, उसे तरल कहते हैं, एक तरल के माध्यम से यानी कि तरल के माध्यम से या तरल के द्वारा ले जाने वाली तरल के माध्यम से पूर्ण शरीर या संपूर्ण शरीर ऑल बॉडी में संतुलन को बनाए रखने के लिए पाइपलाइनों का एक विस्तृत तंत्र होता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। बात समझ आई? जंतु शरीर में एक तरल के माध्यम से संपूर्ण शरीर में संतुलन बनाए रखने हेतु पाइपलाइनों का एक जटिल या विस्तृत तंत्र होता है, सिस्टम होता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। संघ एनिलिडा संघ एनिलिडा को छोड़ करके, हमारे संघ एनिलिडर को छोड़ करके कुल 10 संघ होते हैं। संघ एनिलिडा को छोड़ करके अन्य उच्च अकशेरुकीय यानी कि जो उसमें कशेरुदंड ना हो, यानी कि हमारे नोटोकार्ड इसमें ना हो, यानी कि संघ एनिलिडा को छोड़ करके अन्य अकशेरुकीय में यह तरल, जो हमारा तरल पदार्थ है, तरल स्पष्ट पाइपलाइनों में नहीं बहता, है। क्या बताया गया कि संघ एनिलिडा को छोड़ करके अन्य जितने भी अकशेरुकीय प्राणी है या अकशेरुकीय प्राणी है उसमें पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं होती है,
नहीं होती है। जिसमें छोटी या बड़ी गुहाओं में हमारा तरल जो है, यह तरल पाइप गुहाओं में संचरित होता है। क्या बताया गया? संघ एनीलिडा के जंतुओं को छोड़ करके जितने भी आकशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें यह पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं होता। उसमें मोटी मोटी या छोटी मोटी गुहाओं में ही इनका संचरण सीधे होता है, जिन्हें हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी कि जिन प्राणियों में यह हमारा तरल पदार्थ जो तरल पदार्थ है वह सीधे गुहाओं में सीधे ऊतक द्रव के संपर्क में हो, उसे हमें कहते हैं खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, या दूसरे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर को कोई बात नहीं है तो इसे कहेंगे खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। मतलब बात समझिए आप। बताइए संघ एनीलिडा यानी संघ एनीलिडा को छोड़ करके हमारे कितने संघ हैं? 10 हैं। तो उसमें संघ एनीलिडा को छोड़ करके जितने भी हमारे आकशेरुकी प्राणी है उनमें गुहाओं में सीधे गुहाओं में यह तरल पदार्थ बहता है, जिसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जिन प्राणियों में यानी कशेरुकी प्राणियों में एनीलिडा से लेकर हक्का कहते हैं कि जिन प्राणियों में तरल पदार्थ है यानी कि हमारा जो तरल पदार्थ है यह नलिकाओं से होकर के बहता है, नलिकाओं से होकर के गुजरता, उसे कहते हैं हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने बात क्या समझी? जंतु शरीर में एक तरल के माध्यम से संपूर्ण शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए पाइपलाइनों का एक विस्तृत तंत्र होता है, जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और बताया क्या? जितने भी आकशेरुकी प्राणी है उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और उच्च कोटि के प्राणियों में कशेरुकी प्राणियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसे कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। शरीर एवं रासायनिक आदान प्रदान यानी केमिकल एक्सचेंजेज शरीर एवं बॉडी एवं शरीर एवं वातावरण के बीच तथा शरीर के विभिन्न ऊतकों शरीर एवं वातावरण के बीच तथा शरीर के विभिन्न ऊतकों यानी कि बॉडी में जितने ऊतक है शरीर के विभिन्न ऊतकों के बीच पदार्थों का नियंत्रण यानी लगातार पदार्थों का निरंतर यानी लगातार रासायनिक आदान प्रदान रासायनिक रूप से उनका आदान और प्रदान होता है, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही होता है। शरीर एवं वातावरण और साथ ही साथ शरीर के विभिन्न ऊतकों में रासायनिक पदार्थों का परिवहन परिसंचरण के द्वारा ही होता है। इस प्रकार
पाचन तंत्र से, पाचन तंत्र से, पाचन तंत्र से पचे हुए, पाचन तंत्र से पचे हुए पोषक पदार्थों, पाचन तंत्र से पचे हुए यानी कि हमारे आहार नाल में पचा हुआ पोषक पदार्थ जो हमने भोजन किया हुआ है, यानी हम क्या करते हैं, पाचन तंत्र से पचे हुए पोषक पदार्थों श्वसनांगों से यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन को शरीर कोशिकाओं में वितरित करने के लिए यानी कि ले जाने के लिए तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बताया गया, हमारे आहार नाल से यानी कि पाचन तंत्र से, और पाचन तंत्र में क्या होगा, पचा हुआ भोज्य पदार्थ, और श्वसनांगों से मतलब यानी कि फेफड़े से, इसे कहते हैं फेफड़ा, फेफड़ों से क्या, O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे क्या स्रावित होगा, हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन शरीर के कोशिकाओं में जो हमारी बॉडी है उसके प्रत्येक कोशिका तक, शरीर के कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को श्वसनांगों में यानी कि फेफड़ों में, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, सेल है, यहाँ से क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी और जाएगी यहाँ फेफड़े में जाएगी और फेफड़े से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो क्या बताएगा, कोशिकाओं से उत्पन्न CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया, यूरिया आदि उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों में पहुंचाने का काम परिसंचरण तंत्र का ही होता है। यानी परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही आहार नाल से पचा हुआ भोज्य पदार्थ श्वसनांगों से O2 गैस, कोशिकाओं से उत्पन्न CO2 गैस और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन, अमोनिया हो गया, हमारा यूरिया हो गया, इसका सब आदान प्रदान कौन करता है, परिसंचरण के द्वारा ही होता है। परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही यह कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र के कार्य को देखते हैं, संक्षेप में इसका अध्ययन करते हैं, परिसंचरण तंत्र के कार्य को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र के कार्य। परिसंचरण तंत्र के कार्य, पहला कार्य हमारा क्या है, पहला कार्य हमारे है परिसंचरण तंत्र के माध्यम से, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही हमारे शरीर को यानी हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को भोजन पदार्थ या भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रत्येक कोशिका यानी हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को हमारा परिसंचरण तंत्र यानी परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही भोज्य पदार्थ जो है प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। और ऑक्सीजन गैस
श्वसनांगों से यानी कह सकते हैं फेफड़ों से ऑक्सीजन गैस प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं से उत्पन्न CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस परिसंचरण तंत्र के माध्यम से परिसंचरण तंत्र के ही माध्यम से वहां से निकल करके हमारे फेफड़े में आती है और फेफड़ा उसे बाहर कर देता है। और साथ ही साथ कुछ उत्सर्जी पदार्थों का भी निष्कासन करती है, वहां से लेती है कोशिकाओं से और उसे उत्सर्जी अंग तक पहुंचा देती है। तो हमारा एक हो गया पहला कार्य हो गया, ये हमारा पहला कार्य हो गया। यानी भोज्य पदार्थों का परिवहन करती है और ऑक्सीजन का परिवहन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से फेफड़े तक लाती है और अन्य विषैले पदार्थों का भी परिवहन करती है। साथ ही साथ क्या करती है, जल का परिवहन, लवण का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, ये सभी का चीजों का परिवहन करती है। इस प्रकार से शरीर के संतुलन को नियमित बनाए रखती है और इस नियमित बनाए रखने को कहते हैं होमियोस्टैसिस कहते हैं, समस्थैतिकता कहते हैं, समस्थैतिकता। और दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा है परिसंचरण तंत्र। शरीर के सारे ऊतकों के ऊतक द्रव्य में परिसंचरण तंत्र शरीर के सारे ऊतकों के ऊतक द्रव्य में कोशिकाओं के उपापचय के लिए आवश्यक पदार्थों का नियंत्रण पूर्ण करती है। परिसंचरण तंत्र के माध्यम में कोशिकाओं को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे कोशिका तक पहुंचाया जाता है। और नंबर 3 हमारा क्या है, तीसरा हमारा आता है परिसंचरण तंत्र, यानी कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र है शरीर के सभी ऊतकों के ऊतक द्रव्य से उन पदार्थों को हटाता रहता है। जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, जो हमारे ऊतकों में हानिकारक पदार्थ बने होते हैं उन्हें वहां से हटा लेता है, वहां से हटा करके उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाया जाता है, जिसके द्वारा कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यानी कि परिसंचरण तंत्र के माध्यम से भोज्य पदार्थ पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन गैस पहुंचाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, हार्मोन का भी परिवहन, जल का परिवहन, लवण का परिवहन, ये सब चीज का परिवहन होता है और आवश्यक पदार्थों का भी परिवहन होता है और कुछ हानिकारक पदार्थों को वहां से कोशिका यानी ऊतक द्रव्य से लेकर के उसे उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद देखते हैं चौथा क्या है उसका। चौथा में तुम्हारा यही होगा भोज्य पदार्थ, जल और घाव को भरने के लिए, और साथ ही साथ कुछ हानिकारक जीवाणु भी आ जाते हैं उनको नष्ट करती है। और पांचवा क्या है, पांचवा हमारा है शरीर के ताप का नियंत्रण करते हैं, शरीर के ताप का भी नियंत्रण करते हैं। यानी परिवहन तंत्र ऐसा तंत्र है जो शरीर के ताप का भी नियंत्रण बनाए रखती है, उसे नियंत्रित बनाए रखती है। उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी प्राणी में यानी वर्टिब्रेट में जितने भी हमारे वर्टिब्रेट थे और मनुष्य यानी मनुष्य और कशेरुकी प्राणियों में परिसंचरण तंत्र के प्रमुख दो तरल होते हैं। हमारे मनुष्य और कशेरुकी प्राणियों में मुख्य रूप से परिसंचरण तंत्र के लिए दो तरल होते हैं, जिसमें से हमारा पहला आता है कौन सा, हमारा उसमें से पहला है क्या, पहला हमारा है रुधिर परिसंचरण। रुधिर परिसंचरण रुधिर परिसंचरण। और दूसरा हमारा होता है लसिका, इसे कहते हैं तंत्र। दूसरा हमारा है लसिका तंत्र, लसिका तंत्र। तो इसके पहले हम जानेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र के पहले समझेंगे क्या रुधिर क्या है। रुधिर क्या है एक बार मोटी हेडिंग में सब दोहरा देते हैं जितना हम एक बार देखें।
तो क्या बताया गया कि हमारा जो परिसंचय तंत्र होता है यह एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसके द्वारा शरीर को विभिन्न पोषक पदार्थों यानी कि पोषक पदार्थ जो उसके लिए आवश्यक है और हानिकारक पदार्थों का परिवहन करती है, और साथ ही साथ जल का भी नियंत्रण रखती है, ताप का भी नियंत्रण बनाए रखती है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, जो हमारा परिसंचरण तंत्र है इसमें दो प्रकार के तरल भाग लेते हैं। नंबर हमारा पहला क्या है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा क्या है, लसिका तंत्र है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र के पहले क्या देंगे, रुधिर क्या है, रुधिर क्या है, ब्लड क्या है, इसे देंगे क्या, ब्लड, इसे कहते हैं ब्लड, रुधिर, रक्त, लहू, कुछ भी कहो, इसका मतलब क्या होता है, ब्लड ही होता है। तो हम देखेंगे क्या, पहले ब्लड देखेंगे, रुधिर क्या है। रुधिर, ब्लड क्या है, रुधिर हमारा है ब्लड। रुधिर क्या है, रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर जो हमारा है यह एक प्रकार का तरल होता है। यह रुधिर का रंग लाल होता है, यानी इसका रंग लाल होता है। हम कह सकते हैं रुधिर लाल होता है और जल से हल्का यानी भारी होता है, जल से भारी होता है। रुधिर लाल होता है और भारी होता है, इसका घनत्व अधिक होता है, जल से अधिक होता है। इसका घनत्व जो है होता है 1.04 से लेकर के 1.07 है, इसका घनत्व है। रुधिर लाल रंग का एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो जल से भारी होता है। इसका घनत्व होता है 1.04 से लेकर के 1.07 तक होता है, और इसकी श्यानता होती है, यह चिपचिपा सा होता है, चिपचिपा सा होता है, और इसकी श्यानता होती है, जल से अधिक श्यानता होती है। इसकी श्यानता कितनी होती है, 4.5, यानी कि 4.5 से लेकर के 5.5 तक। ये क्या है, रुधिर की श्यानता है, रुधिर की श्यानता है कितना, 4.5 से लेकर के 5.5 गुना अधिक होता है। किससे, जल से, जल से अधिक होता है। यानी कि हमारा रुधिर जो है यह लाल रंग का तरल होता है जो जल से भारी होता है, और इसका घनत्व 1.04 से लेकर के 1.07 होता है, और यह चिपचिपा सा होता है, और इसकी श्यानता जल से इतना होता है, यानी जल से अधिक होता है, कितना, 4.5 से लेकर के 5.5 तक होता है। और यह अपारदर्शी होता है, यह अपारदर्शी होता है, और इसका पीएच मान जो होता है, यानी और इसे कह सकते हैं इसका पीएच मान 7.3 से लेकर के 7.5 तक होता है, यानी कि यह क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। 7.3 से लेकर के 7.5 के बीच होता है क्या, पीएच। मतलब यह हमारा रुधिर क्या है, क्षारीय होता है। इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है, और रुधिर में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। यह रुधिर वाहिनियों में, हमारी रुधिर जो है, रुधिर वाहिनी और हृदय से होकर के, हमारा रुधिर जो है रुधिर वाहिनियों और हृदय से होकर के पूरे या संपूर्ण या पूर्ण शरीर में नियंत्रण यानी लगातार निरंतर परिक्रमा करता रहता है, परिक्रमा करता रहता है। इसीलिए पूरे शरीर में मोटी और महीन रुधिर वाहिनियों का घना जाल फैला होता है। तो क्या बताया गया, हमारा रुधिर लाल रंग का होता है। यहाँ हम क्या बोलते हैं, रुधिर लाल
रंग का संयोजी ऊतक होता है जो जल से भारी होता है या चिपचिपासा होता है। इसकी श्यानता इतनी होती है और पीएच मान इतना होता है। और रुधिर हमारा जो है रुधिर वाहिनियों में और हृदय से होकर के गुजरता है, हृदय से होकर के गुजरता है। और एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है और एक स्त्री में इसकी मात्रा 6 से 5 लीटर होती है, 5 लीटर होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर और एक स्त्री में इसकी मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। यह शरीर का लगभग, हमारा रुधिर जो है शरीर का लगभग 7 से 8% भाग होता है। शरीर के भाग से 7 से 8% भाग हमारा रुधिर होता है। और रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। तो इसे हम नोट कर लेते हैं। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। अब देखते हैं रुधिर की संरचना। रुधिर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, इसे कहते हैं STRUCTUR, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। तो इसके विषय में, रुधिर की संरचना के विषय में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमने जितना पढ़ा उसे एक बार अच्छे पे दोहरा लीजिएगा। तो रुधिर की संरचना के विषय में हम अगले वीडियो में देखेंगे।